इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स ऑपरेशन होता है, ठीक है। और तो ये रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखो बेसिक मतलब ये है कि जैसे इनवर्स ऑपरेशन है, तो इफ एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, मतलब एफ का डेरिवेटिव अगर जी है, देन इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स शुड गिव एफ एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रल का साइन होता है और ये वेरिएबल है इंटीग्रेशन का, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ये फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है, तो जी एक्स का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें भी जैसे मान लें हम एक फंक्शन मान लें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहें 2x का, तो इस डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं कि वो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ही इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट है एडिशन में, तब भी डेरिवेटिव 2x ही आएगा। तो बाय डेफिनेशन 2x का इंटीग्रेशन ये भी आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। और ऐसे 5 की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो हर एक कांस्टेंट यहाँ पे आना चाहिए। तो जनरली जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, उसके साथ एक कांस्टेंट और ऐड करना पड़ता है, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो इंटीग्रेशन में हम उस कांस्टेंट के बारे में नहीं बता सकते, तो इसलिए हमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो इन जनरल जब हम लिखते हैं, तो इन जनरल जैसे यही लिखें, तो इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स विल बी एफ एक्स प्लस सी, where c is constant of integration। ठीक है, और इसीलिए इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है, मतलब इसकी एक डेफिनेट वैल्यू या डेफिनेट आंसर नहीं आता है। इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ सी। मतलब सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसमें कुछ रूल्स हम देखें, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो इनवर्स ऑपरेशन है डिफरेंशिएशन का, तो जो डिफरेंशिएशन के हमारे रिजल्ट्स थे उनके ऑपोजिट रिजल्ट्स किसके लिए आ जाएंगे, इंटीग्रेशन के लिए। तो इसमें भी कुछ वैसे ही हम लिख सकते हैं, जैसे इंटीग्रल x की पावर n dx है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। क्यों, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिलेगा, x की पावर n। कैसे, जैसे इसमें 1 अपॉन n प्लस 1 तो कांस्टेंट हो गया, x की पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1, और c का डेरिवेटिव 0।
ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया x की पावर n। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव x की पावर n है, इसलिए x की पावर n का एंटी डेरिवेटिव ये फंक्शन आ जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि n -1 नहीं होना चाहिए। -1 के अलावा n कुछ भी हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में, ठीक है ना, किसी भी तरह का रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस -1 नहीं होना चाहिए। -1 पे ये टर्म डिफाइन नहीं होगी। और दूसरे तरीके से देखें तो -1 अगर रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/x, और 1/x इसका डेरिवेटिव होता है log x, तो उसका एंटी डेरिवेटिव log x आएगा। ऐसे ही सेकेंड इंटीग्रल sin x dx। अब sin x किसका डेरिवेटिव होता है, तो cos x का माइनस sin x होता है, माइनस cos x का क्या होता है, sin x। तो sin x का एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस cos x प्लस c। ऐसे cos x dx करेंगे तो cos x किसका डेरिवेटिव होता है, sin x का, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x प्लस c। उसके बाद sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan का, तो इसका एंटी डेरिवेटिव tan x प्लस c आ जाएगा। देन cosec स्क्वायर x क्या आ जाएगा, माइनस cot x प्लस c। देन sec x tan x dx, तो sec x tan x, sec x का डेरिवेटिव होता है, इसका एंटी डेरिवेटिव sec x प्लस c। ऐसे ही cosec x cot x, ये आएगा माइनस cosec x का। ठीक है, cosec को शॉर्ट में सी एस सी ऐसे भी लिख देते हैं। उसके बाद e की पावर x dx का, e की पावर x प्लस सी, एंड 1/x dx का log x प्लस सी, या log का जिसमें बेस e होता है उसको हम ln भी बोल देते हैं, तो ln x प्लस सी। तो ये कुछ बेसिक इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले या रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, साइन x का माइनस cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x tan x का sec x, cosec x cot x का माइनस cosec x, e की पावर x का e की पावर x, और 1/x का ln x। ठीक है ना, बाकी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो सब में c आ जाएगा। अब सेकंड रूल इसमें, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, तो ये भी वैसे ही है जैसे डिफरेंशिएशन में होता है कि इफ, अच्छा c हम इंटीग्रेशन के कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं, यहाँ k मान लेते हैं, इफ k इज अ कांस्टेंट देन इंटीग्रल k fx dx will be k times इंटीग्रल fx dx। कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के साइन के। ठीक है, जैसे अगर इंटीग्रेशन 2x² dx है तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल x² dx, इंटीग्रल x² dx x³ 3 प्लस c। अच्छा, अब c में 2c लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि अपन इसको x³ 3 प्लस c लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर दें। c अननोन है, 2c भी अननोन होगा, तो बस हमेशा एंड में क्या लगाना है, c लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 2/3 x³ प्लस c। ठीक है, तो सिंपल सा ये रूल है कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। थर्ड रूल, सम एंड
डिफरेंस रूल। तो सम एंड डिफरेंस ये कहता है कि अगर कोई भी दो फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन है, जैसे इंटीग्रल एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, और जैसा साइन है वैसा ही आएगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल ऑफ 3x² प्लस 4/x dx करना है, या दो से ज्यादा टर्म भी हो सकती है, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो क्या कर सकते हैं, इस टर्म का अलग से इंटीग्रेशन कर दें, तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 3x³ by 3 यानी कि x³, फिर 4/x का 4 ln x, तो प्लस 4 ln x एंड माइनस साइन एक्स का क्या आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है। इसमें भी ऐसा नहीं कि हम सी अलग अलग जगह लगाने की जरूरत है, सी हम सीधे एंड में लगा सकते हैं। तो ये सम डिफरेंस रूल होता है। ठीक है, ऐसे चलो कुछ क्वेश्चन करो। फाइंड फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स प्लस 2/√x माइनस 1/x प्लस 5 dx। सेकेंड इंटीग्रल ऑफ 3 sec x tan x प्लस 4 cosec x cot x माइनस e की पावर x या 2 e की पावर x dx। एंड थर्ड इंटीग्रल माइनस 3 cos x प्लस 2/cos² x प्लस 3 cot² x dx। तो इसमें जो फर्स्ट है, तो रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 यानी x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो ये आ जाएगी टर्म। सेकंड में है 2/√x। अच्छा, इसमें ln x नहीं करना है, इसमें तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर -1/2, एक्स की पावर -1/2 का एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 यानी कि 1/2 अपॉन 1/2, फिर -1/x इसका आ जाएगा ln x। और 5 का ध्यान रखना है, जीरो नहीं कर देना, 5 का क्या होगा 5x। मतलब एक्चुअली ये ध्यान रखना, कई बार हम इस छोटी सी चीज में गड़बड़ कर देते हैं, इंटीग्रल dx जो होता है ये x होता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इंटीग्रल dx मीन्स इंटीग्रल 1 dx। तो इसमें भी क्या होगा, 5 तो कांस्टेंट आ गया, हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रल dx एंड इंटीग्रल dx इज x। तो ये फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन आ जाएगा। सेकंड, अब sec x tan x जो है इसका होता है sec x का, तो 3 sec x cosec x cot x होता है माइनस cosec x का, तो -4 cosec x एंड -2 e raised to the power x प्लस c। अच्छा, अब ये जो टर्म है इसमें जैसे पहली टर्म तो लिखी हुई है -3 cos x, वो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तीसरा cot² x लिखा हो, cot² x का तो हम नहीं जानते, तो अब उसको किसी इस फॉर्म में कन्वर्ट करें आइडेंटिटी का यूज करके जिसको हम जानते हैं, तो cot² x को क्या लिख सकते हैं, cosec² x -1,
ठीक है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का हम जानते हैं, तो कॉट स्क्वायर एक्स को यहां पे हम क्या लिखें, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टाइम्स dx, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज भी पता होनी चाहिए, अगर कभी भूल भी जाओ तो ये तो याद रहता ही अपने को। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। अब इसको एक बार साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक बार कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये दूसरी जो आइडेंटिटीज हैं इनको हम याद रखें, अच्छी बात है। अगर याद नहीं भी रहता है तो बस ये अगर याद है तो इससे हम जरूरत पड़ने पे रिलेट कर सकते हैं। एक बार साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके देख लें, एक बार कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके देख लें। तो यहीं से हमने कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको हम देखें तो -3 कॉस एक्स का साइन एक्स ही होता है एंटी डेरिवेटिव, तो -3 साइन एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा, 10x। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो -3 कॉट एक्स, और -3 का आ जाएगा -3x प्लस सी। तो ये एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ रूल। अब इसमें इंटीग्रेशन में अलग अलग रूल नहीं होते, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, ऐसे कुछ रूल्स नहीं होते, बस एक ही और रूल होता है जिनसे हम बाकी सभी फंक्शंस जो इंटीग्रेट हो सकते हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं कि हर चीज इंटीग्रेट हो जाएगी, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इंटीग्रेट ही ना हो पाए। तो चौथा रूल होता है दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ सब्सटीट्यूशन, रूल ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। जैसे हमें इंटीग्रल निकालना है साइन ऑफ 3x प्लस 5 dx। अब हम साइन x का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो रफली चेन रूल जैसा ही रिलेट कर सकते हैं इसको, लेकिन बिल्कुल एज इट इज वो नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट है। तो हम साइन x का एंटी डेरिवेटिव जानते हैं, लेकिन यहाँ पे x की जगह जैसे कुछ और लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, कुछ सब्सटीट्यूशन करके इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, ऐसी फॉर्म में जिसका हम एंटी डेरिवेटिव जानते हैं। तो यहां पर तो यही है कि अगर हम 3x प्लस 5 को क्या मान लें, u मान लें, तो ये क्या बन जाएगा, साइन u। अच्छा, लेकिन साइन u को हम इंटीग्रेट भी किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, u। तो हमें dx को भी किस टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, du। तो हम ऐसे सब्सटीट्यूट कर दें कि लेट u इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये हमने सब्सटीट्यूशन कर दिया। तो यहां से जो du है, या अपन ऐसे ही बोल सकते हैं du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें dx को भी हटाना है यहां से, तो dx को लेके भी आना पड़ेगा हटाने के लिए। तो हमने क्या किया, u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहां से dx क्या आ जाएगा, du बाय 3। तो dx du बाय 3 आ गया। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन वाला फंक्शन था, इसको आई बोल दें, तो आई को अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3x प्लस 5 को हमने u माना है, तो ये u आ गया। dx को क्या लिख सकते हैं, du बाय 3। अब 1/3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। और साइन u का इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं क्या होगा, जैसे साइन x का माइनस कॉस x होता है, तो साइन u का माइनस कॉस u प्लस सी। अच्छा, लेकिन u की टर्म में आंसर नहीं छोड़ सकते, u तो हमने एज्यूम किया था बीच में, क्वेश्चन तो x की फॉर्म में था, तो आंसर में भी x की टर्म्स में आंसर देना पड़ेगा। तो u को वापस से x की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या आ जाएगा, -1/3 टाइम्स कॉस 3x प्लस 5 प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही
और कुछ दिया हुआ है, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 रेज टू द पावर माइनस 6 dx। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हम किसका जानते हैं, x की पावर n का जानते हैं, तो इस पूरे को उस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके देख सकते हैं क्या आएगा इसका। तो इसमें अब u हम मान लें इसको 3x प्लस 5 को u मान लें, ठीक है। तो du बाय dx जो है ये 3 आ जाएगा, तो dx आ जाएगा du बाय 3। तो जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा u की पावर माइनस 6, इसको u माना था तो u की पावर माइनस 6, और dx की जगह आ जाएगा du बाय 3। तो 1/3 तो कांस्टेंट है, u की पावर माइनस 6 का u की पावर माइनस 6 प्लस 1 यानी कि u की पावर माइनस 5 अपॉन माइनस 5 प्लस सी, यह आ जाएगा माइनस 1/15 इंटू 3x प्लस 5 रेज टू द पावर माइनस 5 प्लस सी, ये आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखो अब ये जो भी अभी हम देख रहे हैं केस, एक्चुअली इसमें क्या है, x की जगह हमने क्या कर दिया, एक लीनियर फंक्शन लिख दिया, ax प्लस बी टाइप का फंक्शन लिख दिया। फिर जब हम उसको ax प्लस बी को u मानते हैं तो डेरिवेटिव में अपने पास x का कोफिशिएंट बच जाएगा, और जब dx लिखेंगे तो du बाय 3 यानी x के कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा, डिवाइड, और बाकी इंटीग्रेशन तो वैसा ही है जैसा हम जनरली करते हैं। तो इसका हम एक सिंपल रूल देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइप की सिचुएशन के लिए, कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें पता है, इफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रल ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी, मतलब सेम फंक्शन है, बस x को हमने क्या कर दिया है, एक लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दिया, तो आंसर में भी जो x है वो एक लीनियर फंक्शन, उसी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन उसमें जो x का कोफिशिएंट है उससे हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर जी एक्स है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन 1/a टाइम्स जी ऑफ ए एक्स प्लस बी आएगा। इसको हम डायरेक्टली ऐसे केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहां पे हम इसको देखें तो क्या है, साइन एक्स का हम जानते हैं, तो साइन एक्स का क्या आता है, माइनस कॉस एक्स। अब एक्स की जगह क्या रखा है, 3x प्लस 5, तो कॉस में क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5, लेकिन और माइनस साइन तो था ही, और x का कोफिशिएंट 3 है, उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ऐसे यहाँ पे x की पावर माइनस 6 का हम जानते हैं, तो x की पावर माइनस 6 का क्या आता, x की पावर माइनस 5 अपॉन माइनस 5। तो यहाँ पे x की जगह ये पूरी टर्म आ जाएगी, मतलब इसकी पावर माइनस 5 अपॉन माइनस 5, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/3 का फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे जहां भी x को लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दिया हमने, तो डायरेक्टली हम इस रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस रिजल्ट का यूज करके डायरेक्टली करो कुछ क्वेश्चंस। फाइंड फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ 1/4x प्लस 5 dx, सेकेंड इंटीग्रल ऑफ e की पावर x, e की पावर 5 माइनस 3x dx, थर्ड इंटीग्रल sec 2 minus x tan 2 minus x dx, fourth integral of cosec square 4x plus 3 dx। तो इसमें अब हम 1/x का जानते हैं, तो 1/x का क्या होता है, ln x, x की जगह एक लीनियर फंक्शन रख दिया, तो ln x में भी वो लीनियर फंक्शन आ जाएगा,
और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। ऐसे यहां पे हम e की पावर x का जानते हैं, तो e की पावर x का e की पावर x होता है। x की जगह लीनियर फंक्शन है तो यहां पे भी वो लीनियर फंक्शन आ जाएगा। और x का जो कोफिशिएंट है वो -3 है, तो -3 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। अब यहाँ पे sec x tan x का हम जानते हैं, sec x tan x का क्या होता है sec x। अब इसमें भी x की जगह लीनियर फंक्शन रख दिया तो आंसर में भी वो लीनियर फंक्शन आ जाएगा, sec ऑफ 2 माइनस एक्स। अब x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा बाहर प्लस c। कोसेक स्क्वायर x का हम जानते हैं माइनस कॉट x, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट x की जगह है 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 और x का कोफिशिएंट है 1/4, सॉरी कोफिशिएंट है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा प्लस c। ठीक है, अब देखो ऐसा भी नहीं है कि बस यही तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, और भी डिफरेंट तरह के सिचुएशन हो सकती हैं। ये एक स्पेशल टाइप के केसेस हो गए जिसमें जो भी हम इंटीग्रेशन जानते हैं उसमें अगर x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया लीनियर फंक्शन से, तो हम इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स देखें। जैसे मान लो अपने को ये दे दिया इंटीग्रल साइन एक्स कॉस एक्स dx, इंटीग्रल साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दिया हो, और ना ही हम इसका सीधे सीधे इंटीग्रेशन जानते हैं। अब देखो ऐसे केसेस में एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है, सब्स्टिट्यूशन जब भी हम करते हैं तो कुछ इस तरह से अपने दिमाग में चलना चाहिए कि ये फंक्शन हमें क्या करना है, ऐसा बनाना है जिसको हम इंटीग्रेट कर सकें। और वो तब ज्यादातर फायदेमंद होता है कि हम ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करें जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल हो। जैसे लीनियर फंक्शन में तो क्या है, डेरिवेटिव कांस्टेंट आ जाता है, तो कांस्टेंट से कोई फर्क अपने को पड़ता नहीं है। इसमें क्या होगा, मतलब देखो क्या कहने का मतलब, जैसे अगर हम लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स मान ले, मतलब हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें कि उसका डेरिवेटिव dx के मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल हो। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा cos, वही कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस आ जाए या कोई कांस्टेंट आ जाए, क्योंकि वो कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन से वैसे ही बाहर लेके निकाल सकते हैं। तो अगर हमने u को साइन एक्स मान लिया तो जो du बाई dx है ये क्या आ जाएगा cos x, तो du इज इक्वल टू cos x dx हो जाएगा। तो अब फायदा क्या हुआ, अगर हमको सिर्फ u मान लेते और ये टर्म भी कोई छुटपटांग आ जाती तो हम इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते थे। तो अगर ये पूरी टर्म ही du की टर्म में आ जाए तो फिर क्या होगा, हम आसानी से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने साइन एक्स को u माना, du बाई डी एक्स कॉस एक्स हो गया, तो du ये हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा u, इसको u माना, और cos x dx को क्या लिख सकते हैं du। ठीक है, तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो कि उसका डेरिवेटिव कहां अवेलेबल हो, dx के मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल हो, तो हमें फायदा होगा। अब u का इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में ही क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो u स्क्वायर बाय 2 क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस c। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, अब देखो इसमें और भी तरीके हो सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन में ही एक ऐसा भी कर सकते हैं u इज इक्वल टू कॉस एक्स मान ले, मतलब उसके बाद एक और तरीका भी हो सकता है, ताकि एक और अगर सब्स्टिट्यूशन से हम देखें तो u को क्या मान सकते हैं cos x। क्यों, cos x का cos x को u मान लिया तो cos x के डेरिवेटिव में क्या आएगा, sin x वाली टर्म आएगी, मतलब माइनस तो आएगा ही, माइनस बाहर आ जाएगा, उससे भी हम निकाल सकते हैं। उससे क्या आएगा आंसर, देखो अगर u को cos x मानेंगे तो अगर इसमें दूसरे तरीके से करें कि u को cos x मान लें तो du बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो जो साइन एक्स डी एक्स है उसको क्या बोल सकते हैं माइनस डी यू। तो जो इंटीग्रेशन है तो cos x को हमने u माना,
साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी यू, तो माइनस तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी, ये भी एक आंसर हो सकता है। तीसरा तरीका, हम अगर इसको ऐसे करें, साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x अपॉन 2 भी लिख सकते हैं इसी केस में, मतलब क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x, और 2 से डिवाइड किया था, अब 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब इसमें हम वही वाली चीज यूज कर सकते हैं जो लीनियर वाली की थी, कि साइन एक्स का अगर माइनस कॉस एक्स है तो साइन 2x का क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो इसका आ जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी, तो माइनस 1/4 कॉस 2x प्लस सी। ठीक है, अच्छा अब देखो, हमने तीन तरह से इंटीग्रेशन किया, तीनों से रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। अब तो क्या ये तीनों सही हैं? हाँ, तो देखो अब कई बार ऐसे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में ऐसे मान लो तीनों ही रिजल्ट दे रखे हैं, तो हम एक तरीके से करेंगे तो एक आएगा। अब दिखने में ये अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इस कांस्टेंट के कारण ये जो रिजल्ट्स हैं ये एक दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या रहेगा 1/2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी, सी कांस्टेंट है 1/2 भी कांस्टेंट है, इन दोनों को जोड़कर एक कांस्टेंट ही बनेगा, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। ठीक है ना, तो वो कांस्टेंट वाली टर्म हम एडजस्ट करके क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहां से भी हम बता सकते हैं कि ये रिलेशन आ सकता है। बस उसमें एक कांस्टेंट में से हमने क्या किया, 1/2 यहां ले लिया तो ये रिजल्ट आ गया, 1/2 उसमें ले जाएंगे कांस्टेंट में तो ये रिजल्ट आ गया। ऐसी cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उनसे दोनों तरह की फॉर्मेट लेके आ सकते हैं अपन। ठीक है, या cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको। जैसे cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो अगर इसको वैसे लिख दोगे माइनस 1/4 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, तो कोई ऐसे भी बोल सकता है कि 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये भी एक आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग फॉर्म में आंसर्स आ सकते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसके इनडेफिनेट आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, बस ये है कि हमको उनमें कन्वर्जन करके ऐसे देख सकते हैं क्या होगा। अच्छा ऐसे ही हमको दिया हुआ है, मान लो 2r इंटू आर स्क्वायर प्लस 5 की पावर 6 dx, सॉरी dr, 2r टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 5 होल रेज़ टू द पावर 6 dr। तो देखो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कैसा करना है, वही कि उसका डेरिवेटिव कहां हो, dr के मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा अपने लिए। यहां पे देखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 5 के डेरिवेटिव में क्या मिलेगा, 2r, तो हम आर स्क्वायर प्लस 5 को u मान लें। अरे पूरी पावर 6 को मानने से फायदा नहीं होगा, पूरी पावर 6 को मानोगे फिर उसमें 6 इसकी पावर 5 इंटू 2r आ जाएगा, तो वो बेवकूफी है। तो हम क्या करें, लेट आर स्क्वायर मतलब u इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 5, तो यहां से du बाई डी आर आ जाएगा 2r, तो 2r dr जो है ये du के बराबर हो गया। तो हमारा इंटीग्रेशन है, तो ये टर्म तो u मानी थी हमने, तो u की पावर 6, और ये 2r dr क्या हो गया, du,
ये आ जाएगा u की पावर 7/7 प्लस सी, तो यानी कि आर स्क्वायर प्लस 5 होल रेज टू द पावर 7/7 प्लस सी। ठीक है, देखो आ रहा है समझिए। अब इसमें भी क्या है, जो चीजें हो रही हैं उसको हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में देख सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास इंटीग्रल में एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों है, अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन है इंटीग्रल एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा एफ स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। कैसे? एफ एक्स को हम यू मानेंगे, यू इज इक्वल टू एफ एक्स माना, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स डी, एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, तो एफ एक्स को हमने यू माना और एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू, तो यू डी यू यानी यू स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और यू क्या था, एफ एक्स। तो डायरेक्टली हम इसको एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं कि कभी भी अगर एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर फंक्शन की पावर एन एक्स है और उसका भी डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो अभी हम एफ एक्स को यू मानेंगे तो यू की पावर एन बचेगा और ये डी यू हो जाएगा। यहां से आएगा यू की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एफ की पावर एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन प्लस सी अपन सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कई बार ऐसा भी दिया होता है कि फंक्शन तो नीचे है लेकिन उसका डेरिवेटिव ऊपर है। जैसे अब हम एफ एक्स को अगर यू मानेंगे तो उसके डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आएगा, तो ये बन जाएगा डी यू अपॉन यू टाइप का टर्म, तो एल एन यू आ जाएगा। तो अगर ऐसी कोई टर्म है तो ये आ जाएगा एल एन ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, जैसे इसको देख लेते हैं करके भी अगर दिक्कत है, तो u इज इक्वल टू एफ एक्स मान लिया हमने, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, तो जो डी यू है ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है तो एफ डैश एक्स डी एक्स तो क्या हो गया, डी यू, और एफ एक्स क्या था, u, तो क्या हो गया ये एल एन यू प्लस। तो ज्यादातर क्या होता है 70 to 80% टाइम्स ऐसी ही फॉर्मेट होती है। तो अगर ये रिजल्ट हमें याद रहेंगे तो हम सीधे ही क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बता सकते हैं। अब बाकी फिर कुछ और डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन ये ज्यादातर केसेस में अपने को इस तरह के फंक्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले तो यही चेक करना है कि ऐसी कोई फॉर्मेट तो नहीं लिखी हुई। ठीक है ना, इसमें भी अगर f की पावर n हो जाएगी तो फिर ऐसा ही फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि फिर f की पावर माइनस में आ जाएगी, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसी कभी भी फॉर्मेट है तो सबसे पहले चेक करो इंटीग्रेशन में, सब्सटीट्यूशन में, या तो एक वो लीनियर वाली टर्म है या फिर ऐसी फॉर्मेट होगी, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। उसके अलावा फिर कुछ और होगा, फिर और भी तरीके होते हैं, कुछ अभी अपन एक दो फिजिक्स में देखेंगे, वरना तो मैथ्स में और डिटेल में पढ़ते हैं उन सब चीजों को। ठीक है, जैसे मान लो इंटीग्रल दिया हुआ है 1/x ln x dx। अब देखो इसका जल्दी से क्या होगा, तो अब ये इस फॉर्मेट में है। अब इसमें समझना भी है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव। ऐसा नहीं कि हमेशा पहली वाली टर्म फंक्शन होगी, दूसरा डेरिवेटिव, कुछ भी हो सकता है, बस हमने को वहीं पे तो दो चीजें दे रखी हैं। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो फंक्शन का स्क्वायर यानी कि एल एन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी, ये आ जाएगा। ऐसे मान लो इंटीग्रल 1/x ln x dx दिया हुआ है, ये क्या आएगा,
वेरी गुड। तो इसमें ये क्या लिखा हुआ है, इस फॉर्म में है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब एल एन एक्स को हम एफ एक्स मान ले तो उसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स न्यूमरेटर में है, ये इस फॉर्म में आ गया तो क्या आ जाएगा एल एन ऑफ एल एन एक्स प्लस सी। समझा रहा है, एल एन एक्स को हमने एफ एक्स माना, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स न्यूमरेटर में हो गया वन बाय एक्स। साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा, तो इसमें साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपने को पता है, साइन एक्स ये हो गया एफ की पावर एन एक्स इंटू एफ डैश एक्स टाइप का, साइन एक्स की पावर 3 है तो क्या रहेगा साइन की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है ना, साइन एक्स हमने फंक्शन मान लिया, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स है तो फंक्शन की पावर 3 आएगी, एंटी डेरिवेटिव में उसकी पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा। ये दिया सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा, तो इसमें दो तरह से देख सकते हैं, एक तो देख सकते हैं टेन एक्स को फंक्शन मान लें तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस सी आ जाएगा। एक सेक एक्स को फंक्शन है, सेक स्क्वायर एक्स को नहीं, सेक एक्स को अगर फंक्शन मान ले तो सेक एक्स को फंक्शन मान ले तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स एफ एक्स हो गया उसका डेरिवेटिव, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस सी, तो वैसे भी आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स में हम आइडेंटिटी का यूज करें। ठीक है, समझ आ रहा है, तो एक तो हम अगर टेन एक्स को फंक्शन मान ले तो उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए टेन स्क्वायर एक्स बाय टू आ जाएगा। और अगर सिर्फ सेक एक्स को फंक्शन मान ले तो सेक एक्स के डेरिवेटिव में क्या आता है सेक एक्स टेन एक्स, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसमें इसको ऐसे देख सकते हैं, आप सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हो या फिर इसको अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस फाइव के रूट को एक्स प्लस फाइव को एफ एक्स मान लें, तो ये एफ एक्स की पावर वन बाय टू है और इसके डेरिवेटिव में क्या आएगा, तो ये अगर एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव टू एक्स आएगा, यानी एफ डैश एक्स, ऐसा लिखा हुआ, मतलब हमने एफ एक्स किसको मान लिया, अब इसलिए सब्सटीट्यूशन हम इसका कर रहे हैं, तो अब ये वही केस बन गया एफ एक्स की पावर एन इंटू ये, उसका क्या होता है अब एन क्या हो गया माइनस वन बाय टू, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव की पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस सी, ये आ जाएगा टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से हम सब्सटीट्यूशन का यूज कर सकते हैं ऐसे केसेस में, तो ज्यादातर तो ऐसे ही केसेस होंगे जिसमें कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अवेलेबल होगा, तो हम सब्सटीट्यूशन करके भी वैसे फाइंड कर सकते हैं, या ये जो हमने अभी रूल्स लिखे डायरेक्टली उनको क्या कर सकते हैं वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, बस अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए कैसे करते हैं। चलो ऐसे ही और भी करते हैं, मान लो इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स दिया हुआ है,
और ऐसे ही अगर इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx तो क्या हो? तो sin x अपॉन cos x। तो अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स जैसा देख सकते हैं, एक माइनस बस अलग से आ जाएगा, तो माइनस एल एन ऑफ कॉस एक्स। तो बाकी मैथमेटिकली देखो तो इसमें मॉड लगा देते हैं क्योंकि लॉग जो है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइन होता है, ठीक है। और चाहे तो माइनस को अगर अंदर ले जाए तो इसको एल एन सेक एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो। मतलब माइनस को अंदर ले जाओगे तो कॉस एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगी। तो यहाँ से इफेक्टिवली यहाँ टेन एक्स का इंटीग्रेशन आ गया। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? टेन एक्स। हमने डायरेक्ट तो कोई इसका फॉर्मूला नहीं देखा था, लेकिन इस तरह से बोल सकते हैं कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एल एन सेक एक्स। जरूरत पड़ने पर ऐसे ही कॉट एक्स का निकाल सकते हैं। कॉट एक्स में क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। उसका क्या आ जाएगा? एल एन साइन एक्स। उसमें पॉजिटिव साइन ही आएगा। तो कॉट एक्स का भी अगर हमें याद रखना है तो आ जाएगा एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखें तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये क्या जाएगा? एल एन ऑफ टेन एक्स प्लस, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि सारे इंटीग्रेशन इस तरह से हो जाएं, मतलब मोस्टली इस तरह से हो जाएंगे। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इस तरह से ना, उसमें हमें सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना हो। जैसे मान लो अगर अपने को ऐसे दे दिया 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5d, तो अब ये वैसी फॉर्मेट नहीं बनेगी, लेकिन तरीका जनरली वही रहता है कि ऐसा हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करें जिससे फंक्शन सिंप्लीफाइड हो जाए और उसका डेरिवेटिव क्या हो? dx के मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल हो, जिससे ओवरऑल चीजें सिंप्लीफाइड हो जाए। तो अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा 2x। तो इंटीग्रेशन में e की पावर u और 2x dx आ जाएगा du, e की पावर u प्लस c, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस c। अच्छा मान लो ये दे रखा है इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स dx, इसको कैसे करेंगे? देखो अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन हेल्प नहीं करेगा। क्यों? हम करके देखना भी चाहें तो ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूशन करने से ही फायदा होगा। सब्स्टिट्यूशन भी ऐसा होना चाहिए कि फंक्शन सिंपल हो जाए। जैसे हम सोचे साइन एक्स को यू मान लें, मान लिया साइन स्क्वायर एक्स यू स्क्वायर हो गया, लेकिन साइन एक्स के डेरिवेटिव में जो कॉस एक्स आएगा वो कॉस एक्स तो अपन हटा ही नहीं पा रहे। कॉस एक्स को फिर अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वायर लिखना पड़ेगा। कॉस एक्स क्या होगा? फिर वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो अपने को ऐसा कुछ करना होता है सब्स्टिट्यूशन में जिससे फंक्शन आसान हो जाए। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन काम ही नहीं आएगा एक्चुअली, अब हम सब्स्टिट्यूशन से इसको नहीं कर पाएंगे आसानी से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें cos 2x वाली आइडेंटिटीज काम आती हैं ऐसे केस में। cos 2x क्या होता है? देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। दूसरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स को यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन,
और तीसरी जो हमने टर्म लिखी है उससे देखें तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, तो 1/2 तो कांस्टेंट आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 2x का क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x अपॉन 2, भाई लीनियर फंक्शन वाला। तो ये इंटीग्रेशन आएगा साइन स्क्वायर एक्स का, मतलब बताओ ऐसे बोल दो x/2 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस। ठीक है, और इसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स का भी किया जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो उसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, सेकंड वाली। यहां से कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। क्या रहेगा, 1/2 कांस्टेंट, 1 का x कॉस 2x का प्लस साइन 2x अपॉन प्लस। अच्छा मान लो ऐसा दे दिया था साइन 2x, अब क्या इसमें हम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। एक तो आइडेंटिटी होती है क्यूब के लिए साइन 3x वाली, मान लो उससे नहीं करना, अगर सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसमें ऐसा ही करेंगे, साइन क्यूब एक्स का अगर है तो इसमें क्या लिखेंगे, इसको साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx लिखेंगे। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स को जैसे पहले लिखा था वैसे लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, वैसे लिख दोगे तो cos 2x इंटू साइन एक्स आ जाएगा, वो भी हम नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब cos x को हम क्या मान लें, u, तो उसके डेरिवेटिव में क्या आएगा, साइन एक्स। तो आप इसे कर सकते हो, तो क्या आएगा? तो इसमें u इज इक्वल टू cos x मान लेंगे, तो du बाई dx आ जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन साइन एक्स dx आ जाएगा माइनस du। तो इंटीग्रेशन है आ जाएगा 1 माइनस 2 स्क्वायर माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस यू प्लस यू क्यूब बाई 3 प्लस, और यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई 3। ठीक है, आ रहा है समझ। वैसे वेरियस मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन के, तो फिजिक्स में तो फिर भी इतनी ज्यादा इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कैसे करते हैं। ठीक है ना, मैथ्स में लोग और भी करोगे वगैरह इंटीग्रेशन, इतना जो अपन ने पढ़ा है इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए फिजिक्स के हिसाब से। ये हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब एक और जो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन।
क्या इसको ऐसे भी बोल देते हैं, और इंटीग्रेशन विद लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन विद लिमिट। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। जैसे नॉर्मली हमने देखा कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स अगर हमने निकाल रहे हैं और वो आता है कुछ जी एक्स प्लस सी, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, तो लिमिट्स यूज कर लेते हैं। ये दो लिमिट्स लगा देते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। आंसर वही रहेगा जी एक्स, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, बस सी लगाने की जरूरत नहीं है। और इसमें हम ये लिख देते हैं कि ए से, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर वाला फंक्शन आया इसमें पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का उसका डिफरेंस ले लेते हैं। इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है। जैसे मान लो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स है 1 से 2 तक, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट्स हमने सी लगाने की जरूरत नहीं है, लिमिट्स लगाने के ब्रैकेट बना के 1 से, अब पहले अपर लिमिट रख देंगे तो 2 की पावर 3 बाय 3 माइनस 1 की पावर 3 बाय 8 बाय 3 माइनस 1 बाय, कितना आ जाएगा ये 7 बाय, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक डेफिनेट आंसर आएगा, फिर इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो मान लो इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाय 4 बताना, क्या आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 से पाई बाय, क्या माइनस तो कांस्टेंट है तो बाहर भी लिख सकते हैं या इसको पूरे को भी फंक्शन मान सकते हैं, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा कॉस एक्स, लिमिट पहले अपर लिमिट तो कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस, कॉस पाई बाय 4 कितना होता है, बाय रूट, यार ना कॉस 0 0 नहीं होता, कई बार हमारी टेंडेंसी होती है जीरो पे फंक्शन को वैसे ही जीरो मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना। तो कॉस 0 क्या होता है 1, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस रूट 2 बाय रूट, दैट इज रूट 2 माइनस 1। तो इंटीग्रल फाइंड करना है dx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 टाइम्स x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, लिमिट 0 से, देखो अब इसमें एक तो ये है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर लें और फिर सॉल्व करें, वो लेंथी हो जाएगा, या चलो इसमें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मान लो इसकी पावर कुछ और दी होती 5 6, फिर तो मल्टीप्लाई भी नहीं करते, फिर उसको अपने को वैसे देखना पड़ता। तो क्या करेंगे, अब एक्चुअली देखोगे जो सेकंड टर्म है उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है फर्स्ट, ठीक है ना, जो सेकंड टर्म है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, और 5x का क्या आएगा 5, 6 का 0, तो अगर इसकी पावर 4 5 होती तब भी वो चीज हेल्प करती है अपने को। अब या तो हम सीधे वही करेंगे, ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है तो फंक्शन का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, मतलब इसको ऐसे लिख दें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, अब सी लगाने की तो जरूरत है नहीं, लिमिट 0 से 1, ऐसे कर दें,
ठीक है, सीधे लिख सकते हैं इस तरह से। अब 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या रहेगा? 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 13, तो 13 स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब 1 जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ध्यान रखना जीरो पे ये टर्म जीरो नहीं होगी, जीरो पे क्या बचेगा? 6, तो 6 स्क्वायर बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 तो कॉमन आ गया, 13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर 36, तो 133/2। ठीक है, यह है समझ। अच्छा, कई बार इसी में जैसे हमें अगर सीधे नहीं दिख रहा तो हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं हम? ऐसे, लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमने सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, तो du बाई डी एक्स जो है ये आ जाता 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और du इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। तो जो इंटीग्रेशन है वो इस तरह का बन जाता है u इंटू डी यू। अच्छा, एक तरीका तो यही होता है कि हम जैसे इससे लिख देते u स्क्वायर बाय 2 और u को वापस किसकी टर्म में सब्स्टिट्यूट करते? x की। तो इनडेफिनेट में तो वो करना नेसेसरी है, लेकिन डेफिनेट में कई बार वो करोगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो अगर हम कभी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो हम लिमिट्स भी बदल दें। मतलब जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जरूरी नहीं है हम वापस उसको x की टर्म में लेके आए, क्योंकि इसका तो एक डेफिनेट आंसर आना है। अब ये जो लिमिट्स लगी हुई हैं, ये लिमिट्स किस पे लगी हुई हैं? x पे। तो ये बता रही है कि x 0 से 1 जा रहा था, अब हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? u पे, और u x पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है, तो हम लिमिट्स को भी u में कन्वर्ट कर सकते हैं जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो अगर x 0 है तो u क्या हो जाएगा? 6, और जब x 1 है तो u क्या हो गया? 13। तो जरूरी नहीं कि हम वापस से उसको x में कन्वर्ट करके लिमिट्स लगाएं, सीधे हम लिमिट्स को भी किसमें कन्वर्ट कर दें? u की टर्म में कन्वर्ट कर दें। तो क्या आ जाएगा? अब ये u स्क्वायर बाय 2, लिमिट 6 से 13, अब सीधे u में ही लिमिट्स हैं ये, तो 13 स्क्वायर बाय 2 माइनस 6 स्क्वायर बाय 2, तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हम वापस से लिमिट्स को कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको x में रखेंगे तो डबल मेहनत हो जाएगी, तो वो करने की जरूरत नहीं है, हम लिमिट्स को भी x की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन करो, इंटीग्रल रूट टी साइन ऑफ 1/√t dt लिमिट 0 से पाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको कर लो साइन रूट टी 1/√। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन 0 से पाई स्क्वायर 1/√t साइन रूट टी डी टी, ये फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे? तो लेट u इज इक्वल टू रूट टी, तो du बाई डी टी जो आएगा ये क्या आ जाएगा? 1/2√t, टी की पावर 1/2 है तो 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 माइनस 1/2, तो 2du इज इक्वल टू 1/√t dt, ये आ जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है तो 1/√t dt 2du आ गया, और u है रूट टी, तो ये रहेगा साइन u du, और 2 जो है कांस्टेंट उसको बाहर लिख ले। अब इसमें भी क्या है, लिमिट्स बदल दें तो आसान रहेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, अपने को वापस से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा टी की टर्म में। तो t को जब 0 रखोगे तो u भी क्या आ जाएगा? 0, और t को जब पाई स्क्वायर रखोगे तो u कितना आ जाएगा? पाई। ठीक है, तो 2 साइन u का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस u 0 से पाई, तो -2 तो
माइनस को ही बाहर ले लिया, कांस्टेंट हो गया, तो यार आएगा cos पाई माइनस cos 0। cos पाई होता है -1, cos 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा 4। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया अंडर अ कर्व। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया अंडर अ कर्व। और देखो नॉर्मली कुछ सिमेट्रिकल फिगर्स के एरिया तो हम जानते हैं क्या होते हैं, लेकिन अगर कोई भी आर्बिट्ररी कर्व दे रखा है उसका एरिया हमें बताना है, तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? इंटीग्रेशन का। जैसे हम इसको ऐसे समझे, मान लो कोई भी कर्व है सपोज इस तरह का आर्बिट्ररी, हमें ए और बी के बीच में मतलब ये एरिया बताना है, कितना एरिया इस कर्व का होगा। तो वैसे तो हम नहीं बता सकते सीधे। अब जनरली हम सबसे सिंपल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया डिफाइन करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ। तो इसको अगर हम एक रेक्टेंगल का जैसा माने तो हम ऐसा रेक्टेंगल मान सकते हैं अभी इसमें से। तो हमने ये एरिया निकाल लिया अगर, तो इतना एरिया तो बच गया, ठीक है। तो अब क्या करा, अब हमने लॉजिकली उसको सोचने की कोशिश की, तो हमने कहा चलो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखें। तो अब एक रेक्टेंगल ये मान लिया, एक रेक्टेंगल ये मान लिया, तो ये एरिया भी आ गया। तो थोड़ा सा और एरिया अपन ने कवर कर लिया, एरर अपना क्या हो गया, कम हो गया। अब हमने क्या किया, इसको चलो और थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, और थोड़ा सा डिवाइड किया तो ये एरिया भी आ गया, ये भी आ गया, और एक्यूरेट हो गया अपना एरिया थोड़ा सा। हमने क्या किया, चलो इसको और डिवाइड करके देखें, तो और डिवाइड किया तो ये एरिया भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो ऐसे देखोगे जैसे जैसे हम छोटा करते जा रहे हैं अपने ये जो इंटरवल्स हैं, एरिया क्या होता जा रहा है, ज्यादा एक्यूरेट होता जा रहा है। तो अगर हम इस इंटरवल्स को बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल कर देंगे तो ऑलमोस्ट पूरा एरिया ही कवर हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन अगर फाइनाइट है तो हम एरिया काउंट कर सकते हैं, भाई इसका एरिया डायरेक्टली, फाइनाइट चीजों का हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब अगर ऐसे इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स हैं या इनफाइनाइटली स्मॉल कंटिन्यूअस क्वांटिटीज हैं, तो उनके समेशन को ही बेसिकली क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। तो इसलिए हम एरिया फाइंड करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो अब उसमें हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास आर्बिट्ररी फंक्शन है जिसका हमें ए से बी तक मान लो एरिया निकालना है एक्स एक्सिस के बीच में, तो हम वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे एक पतली सी स्ट्रिप मान लेंगे dx थिकनेस। यहां जो हमने बनाई है बहुत बड़ी स्ट्रिप है, उसके हिसाब से dx मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल, मतलब वो एक लाइन जैसी ही दिखेगी अपने को, ठीक है। तो उस लाइन को हम अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल रेक्टेंगल के जैसा मान सकते हैं। अब उस रेक्टेंगल की विड्थ तो क्या हो गई, dx जो इस स्ट्रिप की थिकनेस है, और हाइट y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी, जो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। तो इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप डी बोल दें, तो रहेगा y इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू विड्थ होती है, इसकी लेंथ हो गई y, विड्थ हो गई dx। अब हमें टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया अंडर द कर्व एंड x एक्सिस बिटवीन a टू b। तो टोटल एरिया के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का मतलब हम समेशन कर रहे हैं किसका, हर एक स्मॉल एरिया का, और लिमिट्स बताती हैं कि कहां से कहां तक उस स्ट्रिप के जो मतलब एरिया है उसका समेशन करना है। तो बेसिकली इस स्ट्रिप को हम क्या करते हैं, एक्स के साथ साथ मूव करा रहे हैं, तो मूव कहां से कहां तक कराना है, ए से लेकर बी तक, तो लिमिट्स आ जाएंगी ए से बी तक। तो इस तरह से हम एरिया बता सकते हैं किसी भी कर्व का, कि अगर कोई भी कर्व है उसकी हमें इक्वेशन पता है,
तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, इंटीग्रल y dx, और जिस पॉइंट तक हमें इंटीग्रेट बताना एरिया, वो लिमिट्स में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने से पूछा है फाइंड एरिया अंडर द कर्व y is equal to x square plus 2 and x axis between x is equal to 0 and x is equal to 3। तो इसमें जो अब आंसर आएगा, इंटीग्रल y dx फ्रॉम 0 से 3, तो y मतलब इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 3 dx फ्रॉम 0 से 3, यह रहेगा x क्यूब बाय 3, सॉरी प्लस 2, प्लस 2x लिमिट 0 से 3, तो 3 क्यूब बाय 3 प्लस 2 इंटू 3, जीरो पे पूरी टर्म जीरो ही हो जाएगी इस केस में, तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 6 दैट इज 15 स्क्वायर यूनिट्स। अगर यूनिट्स दिए हैं मीटर वगैरह तो मीटर स्क्वायर बोल देंगे, नहीं दिए तो ऐसे स्क्वायर यूनिट्स में बोल सकते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड एरिया अंडर द कर्व y is equal to sin x, find area under the curve y is equal to sin x and x-axis between x is equal to 0 to x is equal to pi, x is equal to 0 to x is equal to pi। तो इसमें जो एरिया आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx फ्रॉम लिमिट्स टू लिमिट 0 टू पाई, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x लिमिट 0 से पाई, माइनस कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, तो cos पाई माइनस cos 0, cos पाई इज -1, cos 0 इज 1, तो याद आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रेशन की अपने को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फिजिक्स के हिसाब से, तो इतना अपने को अच्छे से इंटीग्रेशन में आना चाहिए।